अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। पूरे मीडिया के ऊपर यूएस इलेक्शंस छाए हुए हैं। इनफैक्ट अमेरिका एक डोमिनेंट थीम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और अमेरिका का असर व रसूख पूरी दुनिया में नज़र आता है। गो कि इस वक्त हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन अमेरिका के इंतखाबात को नज़रअंदाज करना कोई आसान बात नहीं है, जिससे मालूम ये होता है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के अंदर तब्दीली रूनुमा हो सकती है। बिकॉज इंडिविजुअल सोर्स मैटर करता है अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग के अंदर। इससे पहले कि मैं आपके सामने रिपोर्ट्स रखूं, 5 की नुक्ते मैं आपके सामने रख लेता हूं। पहला ये कि ये इलेक्शन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के आपस में मुखालफत में नहीं था, बल्कि ये प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप का इलेक्शन था। दूसरा ये कि अमेरिका की तारीख को अगर आप गौर से देखें तो 2 अक़साम के सदूर मिलते हैं। एक एक्टिव जैसे प्रेसिडेंट बुश, प्रेसिडेंट रेगन और प्रेसिडेंट ओबामा, और कुछ डोसाइल प्रेसिडेंट्स मिलते हैं जिन्हें आप इनएक्टिव भी कह सकते हैं, जैसे प्रेसिडेंट जॉनसन थे, प्रेसिडेंट जो बाइडन आपके सामने गुजरे हैं, और प्रेसिडेंट कार्टर। इसकी वजह से जो गवर्नमेंटल सोर्स है वो ज़्यादा हावी नज़र आया पॉलिसी मेकिंग के अंदर। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किस किस्म में आते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप इन दोनों अक़साम में नहीं आते, बल्कि एक एग्रेसिव प्रेसिडेंट हैं। और जब मैं एग्रेसिव प्रेसिडेंट की बात करता हूं तो उनके अंदर ये सलाहियत है कि दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाने की। आपको याद होगा पिछले अतवार के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप ने किम जॉन के साथ, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर है जिसे अमेरिका अपना दुश्मन और रोग स्टेट करार देता है, उनसे जाके हाथ मिलाया। और दूसरी तरफ नेटो को धमकी दी कि आप जब तक अपनी जीडीपी का 2% हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे, आपकी सिक्योरिटी का बर्डन अमेरिका उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को वाइड स्प्रेड सपोर्ट मिली है, यानी अमेरिका के हर सेगमेंट ने उनको वोट दिया है, चाहे वो हिस्पानिक हैं, चाइनीज़ हैं, एशियंस हैं, अफ्रो अमेरिकन हैं, एंग्लो सैक्सन हैं, जिससे एक बहुत बड़ी उम्मीद उठी है। और फिर इनॉमली भी हैं। इनॉमली जब मैं कहता हूँ वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमेशा डेमोक्रेट्स इकॉनमी के लिए फ़ाइट करते नज़र आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने सरप्लस बजट छोड़ा था, और रिपब्लिकन्स हमेशा रियल पॉलिटिक की बात करते हैं, इंटरवेंशनिस्ट स्ट्रेटजी लेके आगे जाते हैं और अमेरिका के असर व रसूख को बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि अमेरिकन इकॉनमी को रीबिल्ड किया जाए ताकि अमेरिका दोबारा ग्रेट अमेरिका बन जाए। और यही वजह है कि इस वक्त उन्होंने बहुत बड़ी होप दी है अमेरिकन सोसाइटी और अमेरिका से बाहर अमेरिका के साथियों को। बुनियादी सवालात ये उठते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अंदरूनी पॉलिसी क्या होगी, और दुनिया देख रही है कि अमेरिका की बैरूनी पॉलिसी क्या होगी। अमेरिका के 3 बुनियादी मकासद उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में नज़र आते हैं, जिसमें सिक्योरिटी, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स। लेकिन स्ट्रेटजी एंड इंस्ट्रूमेंट्स तब्दील होते नज़र आते हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें इंतहाई मोहतरम और प्रेसिडेंट ट्रंप के इंतहाई करीबी साथी, और जिनका जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वेबसाइट पर जिक्र किया है, मेरी मुराद साजिद ताड़ साहब से है। उन्होंने वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया। साजिद ताड़ साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू डॉक्टर साहब। इसके साथ हमारे जो परमानेंट फीचर और मेरे को होस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप सवालात की शुरुआत करें। जी बहुत शुक्रिया तार साहब। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक तो हमने बहुत सारी कन्वर्सेशन इस टॉपिक पे की है इलेक्शन से पहले, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं अपनी कैबिनेट को बनाने के अंदर, एक चीज़, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी नए प्रेसिडेंट आते हैं तो वो कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देते हैं या कुछ तब्दीलियां करते हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं या करेंगे? आपको इसमें क्या नजर आता है? क्योंकि अब तो हमने आगे का सोचना है, जो डेवलपमेंट्स होनी थी वो तो हो गई। ताड़ साहब। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले दिन जब जाएंगे व्हाइट हाउस के अंदर, मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि उनके टेबल के ऊपर मसाइल क्या होंगे। उनके ऊपर सबसे बड़ा मसला जो होगा वो जंगें होंगी, किस तरीके से यूक्रेन का हल निकालना है, किस तरीके से गाजा का हल निकालना है, और दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो चाइना रशिया अलायंस बन चुका है उसका हल क्या निकालना है। ये 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज उनके जो बार बार उन्होंने कहा, आखिरी दिन उन्होंने कहा था यूएस अमेरिका इज ऑक्युपाइड। कुछ लोग समझते हैं उनका इशारा इलीगल अनवेटेड इमिग्रेंट की तरफ था, कुछ लोग कहते हैं कि उनका इशारा डीप स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। लेकिन ये दोनों मसाइल होंगे उनके टेबल के ऊपर। चौथा मसला इन्फ्लेशन का,
जिसको बार बार द मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट जो बाइडन कई दफा कह चुके हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ है मुझे नजर नहीं आता, लेकिन अगर यहाँ अमेरिका में रहा जाए तो आप सारा दिन आपको स्टिकर शॉक होते हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो चाहे ग्रोसरी शॉप। तीसरा मसला उनके सामने होगा कि पेंटागन डीमोरलाइज्ड है और पुलिस डीमोरलाइज्ड है। कैमला हैरिस वाज द फाउंडर ऑफ डिफेंडिंग पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर के हालात पूरे अमेरिका में बिल्कुल वार जोन की तरह हो चुके हैं। $1000 तक की चोरी को लीगलाइज कर दिया गया है ऑलमोस्ट कई स्टेटों के अंदर। उससे अगला मसला जो उनके सामने होगा कि वो अब्राहम अकॉर्ड को उसका क्या करते हैं, उसको दोबारा प्रमोट किस तरह करेंगे, नेटो को किस तरह हैंडल करेंगे, उसके बाद इन्वायरमेंट को, पेरिस अकॉर्ड को किस तरह हैंडल करेंगे। ये सारे मसाइल उनके सामने होंगे डे फर्स्ट। अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ट्रांजिशन शुरू कर दी है। उसके बारे में जो सबसे ज्यादा इस वक्त लिंडा मैहन उनका नाम है, जो कि को लीड करेंगी ट्रांजिशन टीम को। वाइफ ऑफ द फॉर्मर WWE विंस मैककोहन उनका नाम है, उनकी वाइफ है। 2017-2019 तक उन्होंने SBA स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को हेड किया और उसके बाद प्रो ट्रंप अमेरिका फर्स्ट एक एक्शन पैक था, उसको उन्होंने हैंडल किया SBA छोड़ने के बाद, और $10 मिलियन उन्होंने रेज किए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ट्रांजिशन टीम है उसका कुछ नक्शा सामने नजर आ रहा है। कई पुराने चेहरे उसमें नजर आ रहे हैं। बेन कार्सन के बारे में सोचा जा रहा है, हाउसिंग उनके पास जाएगी। बेट्सी डेनिस जो एजुकेशन की सेक्रेटरी थी वो दोबारा मंजरे आम पर आ रही हैं। माइक पॉम्पियो जो हैं वो डिफेंस इंस्टेड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट डिफेंस की तरफ इंटरेस्टेड हैं। सेनेटर रूबियो वो इंटरेस्टेड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आप साजिदार साहब मुझे बता रहे हैं। मुझे शार्प ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले साजिद ताड़ साहब वाशिंगटन से बता रहे थे कि मुमकिना तौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन लोग शामिल होंगे। साजिद ताड़ साहब अपनी बात को मुकम्मल कीजिएगा प्लीज़। जी, मैं इस पे था कि सेनेटर रूबियो जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, रॉबर्ट कैनेडी एग्रीकल्चर या हेल्थ के लिए, डग बर्मन जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे जो इंडियन कार्ड है वो ये है कि इस वक्त उषा वैस जो है द फर्स्ट सेकंड लेडी जो है वो बनी है भारतीय निजात। विवेक रामास्वामी इंटरेस्टेड होंगे। काश पटेल वो CIA चीफ के लिए उनका नाम आ रहा है। यहाँ अफसोस से मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी हमारे पता नहीं क्या बात है लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और पाकिस्तानी पार्टियां हर शहर में दो ग्रुप हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, बजाय आगे जाने के वापसी की तरफ उनका गामजन है। जो नई चीजें आई हैं भारत के हवाले से बात हो रही है, भारत के हवाले उसमें करते हैं कि भारत के रिलेशनशिप के बारे में क्या होगा। मोदी साहब ने कॉल की, उनसे बात हुई। हमारे इमरान खान साहब ने ट्वीट फरमाया, हालांकि वो किसी ने ऑपरेट किया होगा अमेरिका या बाहर से। शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दी लेकिन ट्वीट के जरिए की। उसके बाद पुतिन ने कॉल नहीं की, ना उन्होंने मुबारकबाद दी। चाइना की तरफ से मुबारकबाद नहीं है। यूक्रेन ने कॉल की है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन ने कॉल की है, नेटो के हेड ने कॉल की है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो स्पेकुलेशंस हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, टाइट करेंगे। वो पहले भी कहते थे कि इनकी सैंक्शंस काम कर रही थी, उसमें भारत की चाबहार पोर्ट जो है वो इफेक्ट होगी। उसके बाद सेमी कंडक्टर जो कि भारत में बन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार उसको कहा है कि उसको उन प्लांट्स को वापस यहाँ अमेरिका के अंदर सेमी कंडक्टर जो है मैन्युफैक्चर करने चाहिए। टैरिफ जो वो समझते हैं 10% टैरिफ लगाएंगे, ज्यादा ओवरऑल 60% के करीब चाइना पे लगाएंगे टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग विद इन द USA। उसके बाद रूस को वो G7 में इंटरेस्टेड थे कि दोबारा उसकी मेंबरशिप दी जाए। पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं जब से चाइना भारत का बॉर्डर पैक्ट हुआ है, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। ईरान के हवाले से भी इंपॉर्टेंस बढ़ी है, अफगानिस्तान के हवाले से भी बढ़ी है। और जो भारत के साथ पाकिस्तान के साथ अमेरिका के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मजीद तकवीयत होगी।
एक सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस कल जो हुई है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ साहब की मुलाकात MBS के साथ हुई है, मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जो कि वंडरफुल रिलेशनशिप विद US ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उन्होंने एंजॉय किया। उसमें नजर आ रहा है कि इससे मजीद तकवीत मिलेगी पाकिस्तान US सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप को। आप आगे चलते हैं इस पे। जो सबसे बड़ी एक सिग्निफिकेंट बात हुई है, जैक स्मिथ जो थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेशल अपॉइंटेड अटर्नी, जो कि सारे केसेस 90 से ज्यादा चार्जेस थे, ही इज टॉकिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस टू फिनिश देम केसेस। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। डॉलर को एज ए करेंसी तकवीत मिली है पूरी दुनिया के अंदर। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन $75,000 के मार्क पे जा चुका है। वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स आर रिएक्टिंग। चाइना के तरफ जो 60% टैरिफ की बात हो रही है, उनकी स्टॉक मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग, इट्स डाउनवर्ड्स ट्रेंड उसका सामने आया है। अब देखते हैं कि अगला क्या लेके आता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने विक्ट्री स्पीच के अंदर फिर दोबारा जंगें खत्म करने के बारे में उन्होंने इशारा किया है। मेकिंग अमेरिका स्ट्रॉन्ग अगेन। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपलिंग है इस वक्त, उस पर तवज्जो दी जाएगी। और फ्रैकिंग कोयल, यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट अमेरिका को दोबारा एनर्जी इंडिपेंडेंट किया जाएगा फ्रैकिंग के जरिए, और अपने तेल की वजह से अपना तेल निकालेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा टूल यही होगा। ये आपने बड़ी सेंसिटिव और बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म का आपने डेटा दिया। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कमर चीमा साहब आपसे दोबारा सवाल करें, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे हम आपको मुख्तसर अंदाज से बताना चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हेडलाइंस क्या रही हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के इस इलेक्शन जीतने के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं द इकनॉमिक टाइम्स, और इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जो उनकी मेजर हेडलाइनें अगर आप स्क्रीन पे दिखा सकें, इंडियन अमेरिकन्स लॉर्ड ट्रम्प्स विक्ट्री एक्सप्रेस ऑप्टिमिज्म फॉर ग्लोबल पीस बूस्ट इकॉनमी। बड़ी पॉजिटिव ट्वीट है। अगर आप द हिंदू को देखें तो बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट कैप्शन लगाई, और वो कहते हैं कि व्हाट ट्रम्प 2.0 मीन्स फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया। और इनफैक्ट पाकिस्तानी भी ये जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसके अलावा राइटर्स की जो हेडलाइन आपको नज़र आती है US इलेक्शन के हवाले से, वो कहते हैं क्रेमलिन सेज लेट्स सी इफ ट्रम्प विक्ट्री विल हेल्प द यूक्रेन वॉर। अगली पोस्ट द वॉशिंगटन पोस्ट है। उनकी हेडलाइन नज़र आती है इन ट्रम्प विक्ट्री नेतन्याहू सीज हिमसेल्फ एज अ ग्रेट विनर। लेकिन ट्रम्प साहब तो फरमाते हैं मैं वॉर्स को ख़त्म करूंगा, लेकिन इब्राहिम अकार्ड की तरफ इशारा दिया साजिद ताड़ साहब ने, बड़ा इंपॉर्टेंट इशारा था। अगली खबर BBC न्यूज़ की है, और वो उनकी जो कैप्शन है वो कहते हैं US शेयर्स एंड बिटकॉइन हिट रिकॉर्ड हाई ऑन ट्रम्प विन, जिसका जिक्र साजिद ताड़ साहब ने अभी फरमाया। और फिर वॉशिंगटन पोस्ट की एक और हेडलाइन है व्हाट ट्रम्प्स विन मीन्स फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, और वो इजराइल गज़ा वार और यूक्रेन वॉर की तरफ है। उसके अलावा नेटो, ट्रेड और उसके अलावा जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं वो सामने आएंगे। राइटर्स की एक और हेडलाइन नज़र आती है US मार्केट के हवाले से, ट्रम्प विक्ट्री टू स्ट्रेंथन थ्रू ग्लोबल इकॉनमी। ये उनकी आ गई है। CNN कहता है ट्रम्प्स विक्ट्री कुड मीन US विड्रॉज सपोर्ट फॉर यूक्रेनियन वॉर विद रशिया। ये सब कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर गार्डियन की हेडलाइन है ट्रम्प विन इज अ विक्ट्री फॉर नेतन्याहू बट इजरायली PM मे नॉट गेट इट ऑल हिज वे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये आपने हेडलाइन सुनी, इस पे अगर आप अपना थोड़ा सा तजिया देना चाहें, और आप सवाल भी कर सकते हैं साजिद ताड़ साहब से। सब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो ऐसे लगता है कि दुनिया परेशान है अभी तक। इस सेंस में परेशान है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो एक्सेंट्रिक पर्सनालिटी हैं, मर्क्यूरियल हैं, और दूसरा ये है कि वो ताकतवर लोगों से और अंदाज से मिलेंगे, कमज़ोर लोगों से और अंदाज से शायद मिलें। जैसे रशिया के हवाले से वो अच्छी बातें हमेशा करते हैं। अमूमन अमेरिका की जो पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और जो थिंक टैंक कम्युनिटी है उसकी रशिया के बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन वो अलोर करना चाहते हैं पुतिन को। इस तरह चाइना के हवाले से वो हमेशा यही बात करते हैं कि मैंने टैरिफ्स हाई करने हैं। ये तो अभी जारी बात है, हमें कैबिनेट से पता चलेगा, और आखिरी 4 साल हैं ट्रम्प साहब के सेकेंड टर्म के, देखेंगे कि वो क्या रेवोल्यूशनरी स्टेप्स जो हैं वो ला सकेंगे। ताड़ साहब, ये जो तासुर है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो एक मर्क्यूरियल पर्सनालिटी हैं, वो कभी कुछ सोचते हैं, और अपनी कैबिनेट में उन्होंने बड़े लोगों को पिछली दफ़ा फायर किया, नए लोग रखे। जब तक आप अपनी कैबिनेट के अंदर
एक स्टेबिलिटी नहीं लेके आएंगे और हर रोज़ लोगों को फायर नहीं करेंगे, जैसे कि माजी में हमने देखा कि उनके टेन्योर में बहुत दफ़ा ऐसे हुआ। और उनके बारे में ये भी है कि जिन लोगों के बारे में फॉर एग्जांपल उनकी कैबिनेट में रहे, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन बोल्टन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे, हमने देखा कि उनके बारे में वो जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है उनके बारे में बातें करते हैं वो। आपको लगता है कि ऐसे लोग उनको मिल जाएंगे जिनके ऊपर ट्रंप साहब खुश नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहें, या कि आप समझते हैं कि ये चैलेंज अभी ट्रंप साहब और उनकी कैबिनेट में ये बरकरार रहेगा? कैसे देखते हैं? देखें चीमा साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो पीरियड 2.0 है वो बिल्कुल 1.0 से डिफरेंट होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास सिर्फ 4 साल मौजूद हैं डिलीवर करने के लिए। अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर ये समझा जाता है कि एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको कहा जाता है कर्स ऑफ द सेकंड टर्म। पहली टर्म के अंदर प्रेसिडेंट अपना मैंडेट को ज्यादा इन्फोर्स नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि दे विल गो बैक टू द इलेक्शन। सो सेकंड टर्म में जब आते हैं तो कैबिनेट के अंदर चेंजेस लाते हैं, ज्यादातर अपने हम ख्याल और यस मैन्स को ला के अपने मैंडेट को इन्फोर्स करते हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास वो चॉइस नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की कैबिनेट, और दूसरा हमने बार बार सुना उनकी तकारीर के अंदर वो जो बाइडन और कैमला हैरिस के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि आपने आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल किसी आर्मी जनरल को फायर नहीं किया, आप बॉर्डर के ऊपर जो इस वक्त क्राइसिस है आपने किसी को फायर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज कंप्लीटली ऑन द अदर साइड, जो परफॉर्म नहीं करता उसको फौरन निकाल दिया जाता है। लेकिन ये उनके डिफरेंसेस हैं ये। और दूसरा इस वक्त जो ट्रंप 2.0 के मिसाइल बिल्कुल 1.0 से डिफरेंट हैं। जंगें हैं, उस वक्त जंगें नहीं थी। आज 21 मिलियन इलीगल अनवेटेड लोग अमेरिका के अंदर मौजूद हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। और उस वक्त सबसे बड़ा और मसला था, हालात बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछली दफा सिर्फ इलेक्टोरल कॉलेज जीता था, इस वक्त उन्हें फुल कॉन्फिडेंस हासिल है। इस वक्त सेनेट उनके पास है और उसके बाद हाउस के हालात भी आज के ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो रिपब्लिकन पार्टी इज ऑलमोस्ट क्लोज टू विन द 218 सीट्स, 209 हो चुकी हैं। डेमोक्रेट्स के पास 191 है हाउस की। अगर वो भी उनके पास आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस वक्त कंजर्वेटिव है। नो एक्सक्यूजेस लेफ्ट, नो आपके पास कोई चॉइस मौजूद नहीं है एक्सेप्ट डिलीवरिंग योर प्रॉमिसेस। और मेरे ख्याल में सिंस ही इज अ बिजनेसमैन, जंगों पे बिलीव नहीं करते, वो टैरिफ और एम्बार्गो और सैंक्शंस पे बिलीव करते हैं। और आपने देख ही लिया जिस तरीके से आज आलमी जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो किस तरह बिहेव कर रही हैं। सारे कॉन्फिडेंट हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, ही विल ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंजेस टू द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइंद बात है ये। आज अमेरिका रिलीव्ड है, एक मैसिव मैंडेट है, सपोर्ट हासिल है हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास। तो इनको, और दूसरा उन्होंने खुद कई दफा अपनी तकारीर में कहा है कि ही नोज हाउ टू ऑपरेट वॉशिंगटन डीसी। he has learned from 1.0। साजिद ताड़ साहब, मुझे शार्प अगेन ब्रेक का कहा जा रहा है। नाजरीन छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो साजिद ताड़ साहब से मजीद सवालात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले साजिद ताड़ साहब तफसीलात बता रहे थे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप भी मुख्तसर अंदाज से बताइएगा, एक बहुत बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है अमेरिका में जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप आए, जिस तरह से उनकी स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरह उनका डॉलर बिहेव कर रहा है, जिसकी तरफ निशानदेही की साजिद ताड़ साहब ने, तो ये उम्मीद अच्छी चीज़ है। पहले तो ऐसे लगता था जैसे अमेरिकन सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन है और अगर खुदा ना खास्ता प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं जीते तो फिर एक सिविल वॉर टाइप कोई कैफियत बनती है। तो आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, डेफिनेटली बहुत सारे जो, अब फॉर एग्जांपल आप देखें एलॉन मस्क है, उनकी कंपनी के शेयर जो है वो कहीं कहीं ऊपर चले गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पोजीशन है इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर या स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि वो प्रो बिजनेस हैं, री इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, तो ये फैक्टर्स जो होते हैं, आपको पता है स्टॉक मार्केट तो सेंटीमेंट्स पे चलती हैं। तो वो जैसे ही ट्रंप साहब विन किए हैं तो वो जिन फैक्टर्स ने या जिन इकोनॉमिक सेक्टर्स की उन्होंने बात की हुई थी, जिस इंडस्ट्री की उन्होंने बात की थी, जिन एंगल्स की बात की थी, उन्होंने जारी बात है ऊपर जाना शुरू कर दिया। सो एंड ट्रंप हिमसेल्फ बीइंग अ बिजनेसमैन उनके लिए एक बड़ा अच्छा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब, ये अमेरिका के लिए वो जारी बात है, जो ट्रंप साहब की जो प्राइमरी गोल है वो अमेरिका की तरक्की है, जो कि वो बात करते हैं, जो उनका स्लोगन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। द क्वेश्चन इज कि उनके बारे में ये जो तासुर है, द मोमेंट ही विल डील विद द वर्ल्ड, देखिए
अमेरिका की तरक्की जो है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से थी। उनका एक जो उनके बारे में व्यू है कि वो एंटी ग्लोबलाइजेशन है, ही बिलीव्स इन इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर यकीन रखते हैं। जैसे वो ट्रेड वॉर्स की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि कहीं इस चीज से दुनिया की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा और दुनिया जो अमेरिका के साथ इंगेज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बड़ी डिबेट है। गो के वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो फायदा देना चाहते हैं, वो अमेरिका को फायदा देना चाहते हैं, और किसी भी मुल्क के लिए ऐसे ही होना चाहिए, उसके लीडर के लिए ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अमेरिका दुनिया में अकेला ऑपरेट नहीं करता, अमेरिका के साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी अटैच है। डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो हर मुल्क, हर घर, हर जगह इस्तेमाल होती है। सो ये जो क्वेश्चन है कि वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म पे यकीन रखते हैं, इसको कैसे एड्रेस करेंगे। और जैसे अभी तारड़ साहब भी बात कर रहे थे कि उनका जो प्रेफर मेथड है डील करने का वो वॉर्स नहीं है, टैरिफ्स है। मैं तारड़ साहब से पूछता हूँ, तारड़ साहब आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की एक पैनिक क्रिएट होती है तो ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं होगी? दुनिया जो है वो अमेरिका के बारे में क्वेश्चन करना शुरू कर देगी कि हम वहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि अब वो इन लाइंस पे काम करेंगे जिसमें जो अब अमेरिका ने खुद फ्री मार्केट इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस कराए थे, अब वो खुद ही उससे पीछे हटना शुरू हो गए हैं बिकॉज वो एक डिसएडवांटेजेस इकोनॉमिक कंडीशन में चले गए हैं। और बाकी जिसको हम नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं वो सारी की सारी उन्हीं आइडिया से बेनिफिट ले रही है। तो आपको नहीं लगता कि इससे एक ग्लोबली जो है वो जो ऑलरेडी ब्रिक्स जैसे फोरम है वो इस चीज का फायदा भी उठाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी स्लो होने का भी खदशा है? आप कैसे देखेंगे? डिस्कशन का हिस्सा था और बिल्कुल वहां पे भी यही पॉइंट किया गया है कि जो टैरिफ बनाएंगे और जो नेटो से निकलने की उसकी फंडिंग कम करेंगे, बल्कि यूनाइटेड नेशंस को भी थ्रेट कर चुके हैं, पेरिस अकॉर्ड, ये सारी चीजें, और ग्लोबलाइजेशन का एक आइडिया है। लेकिन चीमा साहब, इसमें यह देखा जाए कि अमेरिका का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिपलिंग है इस वक्त। मेरे ख्याल में कुछ अरसे के लिए अमेरिका को हाइबरनेशन में जाना होगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन के ऊपर तवज्जो देनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप साहब पिछले दौर में आए और पूरे आपने देखा होगा 1800 सेंचुरी से अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी इनोवेशन थी और इस वक्त वो इनोवेशन में पीछे रह रहे हैं। यहाँ पे आईवी लीग स्कूलों में अगर जाएं तो वहां पे दो ही सिर्फ किस्म के बच्चे नजर आते हैं, इंडियन या चाइनीज। अमेरिकन बच्चे अमेरिका के झंडे जलाते नजर आते हैं, marijuana पीते नजर आते हैं, स्मोक करते नजर आते हैं। तो हाइबरनेशन में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर, आप अगर आज किसी फॉरेन एयरपोर्ट से डलस JFK पे आए तो आपको एहसास होता है कि आप 100 साल पीछे आ गए हैं। आप अगर चाइना की फास्ट ट्रैक ट्रेनें देखें और अमेरिका का माइलेज देखें कि ट्रेनों के क्या हालात हैं, तो दर हकीकत यही वजह है। और $295 बिलियन रीसेंट मिसाल आपके सामने है कि यूक्रेन वार में दिया, लेकिन फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना के जब फ्लड आए हैं तो फीमा ने कह दिया था कि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं है। तो दर हकीकत इन चीजों सब अमेरिकन आज ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा ब्लड एंड स्वेट जो है वो अफगानिस्तान स्पेंड होता रहा है सड़कों पर और ब्रिजेस पे, और वहां पे गोस्ट सोल्जर थे। आज यूक्रेन में गोस्ट बॉम्ब्स और मिसाइल्स हैं। तो अल्टीमेटली आई बिलीव अमेरिका हैव टू सिट बैक एंड रीइवैल्यूएट कि वेयर वी स्टैंड एट। We have to catch up with innovation. We have to catch up with the law enforcement, our own infrastructure, and then we see it, assess it, कि where we stand at. Either it's good. जिसमें एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, पूरी दुनिया बड़े अरसे से अमेरिका को अब्यूज करती रही है। जिस तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह के एनवायरमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा पोल्यूटर भारत और चाइना है, लेकिन हमारा अमेरिका जो है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होकर अपनी फ्रैकिंग और ऑयल ड्रिलिंग बंद कर देते हैं। अगर देखा जाए तो यही हालात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, यही हालात यूनाइटेड नेशंस के हैं। बल्कि इसको नेटो जो है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि जंग यूरोप की है, लेकिन यूरोप उसमें पेचन नहीं कर रहा, अमेरिका भाग भाग के वहां पे अपना ब्लड और स्वेट दे रहा है। तो आई थिंक द टाइम हैज कम अप टू रीइवैल्यूएट द पोजीशनिंग। अच्छा, साजिद तारड़ साहब, ये फरमाइएगा, आपने फरमाया कि 2.0 जो है ये मुख्तलिफ होगा दौर 1.0 से, तो इसका क्या मतलब होगा इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान फिट इन होता है उन जो ट्रंप साहब की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको फुलफिल करने में पाकिस्तान कोई माविन और मददगार साबित होते हुए नज़र आता है? उस वक्त तासुर क्या है अमेरिका में?
देखिए डेफिनेटली, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप सिंस 1947, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं। हमारा आर्मी वारफेयर जो है वो जितने इक्विपमेंट्स हैं दे आर मेड इन अमेरिका। हमारा टॉप ब्रास इज ट्रेन्ड बाय अमेरिकन डिफेंस कॉलेजेस। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इज सच एन इम्पोर्टेंट, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं इसमें यह भी अर्ज करना चाहूंगा, अगर इसको माजी करीब से अगर इसको कंपेयर किया जाए, सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक बराक हुसैन ओबामा पीरियड में हुए। फिर एक वजीर आजम 4 साल बाइडन की कॉल का इंतजार करता रहा, वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े पुरतबाक तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में रिसीव किया। लेकिन आज मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं पाकिस्तान के हवाले से कि शायद वो पाकिस्तान के इंटरनल इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन उसके बारे में मैं एक आर्टिकल जो फॉरेन पॉलिसी में माइकल कुगलमैन ने लिखा है उसका रेफरेंस देना चाहूंगा कि आपने ज्यादा उम्मीदें लगा ली हैं, इतनी उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंपेन के दौरान भारत का जिक्र किया, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू हमले हैं उनका जिक्र किया, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया कि पाकिस्तान के किसी इंटरनल मैटर के ऊपर वो लबकुशाई करें। लेकिन इस वक्त जिस तरह कहा जा रहा है कि लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं और मेरे ख्याल में मायूस होंगे वो। उनको पाकिस्तान का हल पाकिस्तानियों ने ढूंढना है और कोशिश करें वो ढूंढें। अब यहाँ पे भारत के हवाले से जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, मोदी साहब ने कॉल की, हाउडी मोदी की बात जिक्र हो रहा है, भारत के साथ रिलेशनशिप। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त भारत के टेक्नोक्रेट्स इन द यूएसए, भारत निजाद यहाँ पे अमेरिका के अंदर फॉर्चून 500 कंपनीज के सीईओज हैं। भारत की स्ट्रेंथ इंटरनेशनल उनका अपना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसका जादू इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि विवेक रामास्वामी, काश पटेल, ये सारे भारतीय हैं, हम कहाँ हैं सारे सिचुएशन में? वी आर नोवेयर। मैं बिल्कुल कोई स्ट्रॉन्ग इस एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तानी निजाद अपॉइंटमेंट नहीं देख रहा हूं, जो कि अफसोस की बात है। अच्छा साजिद ताड़ साहब, मैं इससे पहले कि कमर चीमा साहब से कहूं कि वो आपसे आखिरी सवाल करें, मेरा ये सवाल है कि चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकन इकॉनमी को बूस्ट दें, इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बहाल किया जाए, जॉब्स अवेलेबल हों अमेरिकन के लिए अमेरिका के अंदर ही, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग देकर ही ये ऑब्जेक्टिव हासिल किया जा सकता है, तो ट्रेड पे ज़्यादा फोकस होगा। और पाकिस्तान इनफैक्ट 25 करोड़ की आबादी, बड़ी आबादी है, और पाकिस्तान भी जियो पॉलिटिक्स से जियो इकॉनमी की तरफ जाना चाहता है। आपको लगता है पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो हमारा सियासी और माशी स्ट्रक्चर है, वो इस काबिल है कि वो अमेरिकन मफादात के लिए माविन साबित हो और फिर हम भी फ़ायदा उठाएँ? और आपको याद है जब टैरिफ की बात आएगी तो पाकिस्तानी जो गुड्स हैं वो भी अमेरिका में बिकती हैं और ट्रेड पाकिस्तान की फेवर में, तो क्या वो भी अफेक्ट होते हुए आपको नजर आती है? जी डेफिनेटली, मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को सख्त नोटिस लेना होगा। पाकिस्तान में एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशल टैक्स ब्रेक देनी चाहिए, बिजली के रेट उनको सब्सिडी देनी चाहिए। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में इतनी महंगी हो चुकी है कि कोई भी चीज बना के एक्सपोर्ट करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन अफसोस के साथ है कि कोई सिग्निफिकेंट इन चीजों के बारे में स्टेप्स नहीं लिए जा रहे। दूसरा, भारत के साथ ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, लोकल अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो वी आर नन ऑफ एनी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके पास पाकिस्तान की इकॉनमी, 3 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, उनका 4 करोड़ जो भिखारी हैं, उनके बारे में किसी के पास कोई एक प्लान मौजूद नहीं है, कंप्रीहेंसिव प्लान मौजूद नहीं है, जो कि एक अफसोसनाक खबर है। लेकिन पाकिस्तान जब तक अपनी एग्रीकल्चर पर और एक्सपोर्ट पे तवज्जो नहीं देंगे, अपनी इकॉनमी के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, मेरे ख्याल में आपको चाहिए कि आप इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाएं जिसमें बिलखसूस एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दें। कमर चीमा साहब, आप आखिरी सवाल करना चाहें साजिद ताड़ साहब से? बिल्कुल ताड़ साहब, ये बताइएगा कि ओवरऑल आपको क्या लगता है कि इंडिया के साथ वो कॉन्टिन्यूटी रह सकेगी डोनाल्ड ट्रंप की? क्योंकि वैसे तो बड़ा लग रहा है कि बड़े चमी हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो माजी में कई दफ़ा इंदिया दे चुके हैं इंडिया को टैरिफ्स के हवाले से, और ये कि इंडिया हमसे बहुत फ़ायदे लेता है। आपको लगता है कि वो इंडिया को भी टफ टाइम दे सकते हैं, भले इंडिया पार्टनर है? ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा। देखिए डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, जिस तरह मैंने पहले अर्ज की है
कि ईरान की वजह से चाबहार पोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट होगा उसका। उसके बाद सेमी कंडक्टर जो है, और जो पाक उनका पहली उनकी प्रायोरिटीज में ये चीजें शामिल हैं कि अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको प्रमोट किया जाए। और बाहर जो चीजें आपने देखा होगा कि इस वक्त ज्यादातर जो सीईओज हैं बड़ी कंपनियों के, आफ्टर द कोविड उनका फोकस वो चाइना से निकल के वियतनाम और भारत जा रहे हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चीजें भी उनके रेडार पर होंगी कि अब भारत से या वियतनाम से बजाय वहां जाने के अमेरिका के अंदर चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाए। और वो माजी के अंदर भी कई अमेरिकन कंपनीज को पिनलाइज कर चुके हैं जो मैक्सिको के अंदर अपने प्लांट लगाने के में इंटरेस्ट रखते थे। ये भारत के लिए एक वार्निंग होगी, लेकिन वो ट्राई करेंगे। किस हद तक कामयाब होते हैं उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय निजात टेक्नोक्रेट जो अमेरिका के अंदर बहुत एक लार्ज तादाद में मौजूद हैं। और दूसरा, इस वक्त भारत की लॉबी इजराइल की लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब किस तरीके से उनको रेजिस्ट कर पाएंगे, द फ्यूचर विल टेल यू। आने वाला टाइम आपको ये चीजें बताएगा। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी साजिद ताड़ साहब की, बड़ी डिटेल्ड और पुरमग्स और रिच विथ डेटा। उन्होंने हमारे सामने अपनी एनालिसिस रखी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की क्या तरजीहात होंगी, उनकी कैबिनेट में कौन कौन होंगे, भारत के हवाले से क्या पॉलिसी हो सकती है, पाकिस्तान कैसे बेनिफिट ले सकता है, पाकिस्तान को कहाँ कहाँ तब्दीली की ज़रूरत है। ये वो सारी गुफ्तगू थी जो आज के प्रोग्राम में आपने सुनी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। मुझे, डॉक्टर कमर चीमा को और साजिद ताड़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।